हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र बौरिया जीत सर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान की विशेषता का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हम पढ़ेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका पढ़ेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन है उसकी व्यवस्था पढ़ेंगे, आपातकालीन जो प्रबंधन किए गए हैं उनकी व्यवस्था पढ़ेंगे हमें। उसके बाद एकल नागरिकता पढ़ेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में पढ़ेंगे और अंतिम जो विशेषता होगी आज वो पढ़ेंगे पिछड़े वर्गों की विशेष व्यवस्था के बारे में, सामाजिक कल्याण के बारे में। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का, स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसको किस तरीके से सरकार के अन्य दो अंगों से स्वतंत्र रखा गया है, यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से किस तरीके से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे देश के अंदर संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए संविधान है वो सबसे उच्च श्रेणी की संस्था मानी गई है देश की। तो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए प्रजातंत्र की रक्षा बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ जनता को दिए गए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था के बगैर मौलिक अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है। तो हम यहां पर बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा है उसकी जो गारंटी है, यानी जो जिम्मेदारी है, वो भी किसको दी गई है? स्वतंत्र न्यायपालिका यानी हमारे देश की न्यायपालिका को दी गई है। प्रजा की रक्षा करना भी न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। इसलिए न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों से यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसको किस तरीके से स्वतंत्र रखा गया है, यानी उसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए हमने संविधान में क्या व्यवस्था की है। तो हमारा जो पहला आज का चैप्टर होगा वो होगा न्यायपालिका की यानी स्वतंत्रता। तो उसमें आपको ये जो चीजें हैं वो ध्यान रखना है। ये देखो, महत्वपूर्ण जो प्रश्न यहाँ पर बन रहा है वो ये बन रहा है कि मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा है उसकी गारंटी किसको दी गई है। ठीक है ना? भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसको नियुक्त कौन करता है? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर हमारे देश में एक जो प्रणाली बनाई गई है उसका नाम है कोलिजियम प्रणाली। उस कोलिजियम प्रणाली के द्वारा देश के अंदर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब वो कोलिजियम प्रणाली क्या है इसके बारे में हम सरकार के अंगों की जब बात करेंगे, न्यायपालिका का जो चैप्टर आएगा उसमें हम विस्तारित रूप से उस कोलिजियम प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर जिस बात पर हम ध्यान दे रहे हैं वो ये है कि न्यायपालिका के अंदर, यानी चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे वो उच्च न्यायालय हो, यहां हमें स्वतंत्रता की व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है। दो चीजें होती हैं महत्वपूर्ण, एक चीज नियुक्त करना, दूसरी चीज हटाना। जिस पदाधिकारी को पद पर नियुक्त किया गया उसको कहते हैं नियुक्ति करना, और उससे पदाधिकारी को उसके पद से हटाने की विधि है उसको हटा देना। तो दो पार्ट हो गए, एक नियुक्ति देना, दूसरा पद से हटाना। यहां पर हमें इन्हीं बातों पर ध्यान देना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, उस नियुक्ति का अधिकार किसके पास है और उसको हटाने का अधिकार किसके पास है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है।
ये तो हो गई बात नियुक्ति की। अब हम बात करें हटाने की। ये देखिए आप, संसद को महाभियोग विधि द्वारा इसको हटाने का अधिकार दिया गया है। संसद है वो क्या कर सकती है, न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है महाभियोग विधि द्वारा। यानी नियुक्ति की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास और हटाने की शक्ति है वो संसद के पास। अब आगे हम बात करें कार्यपालिका। कार्यपालिका के द्वारा दिया गया कोई भी आदेश और व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून। यानी कार्यपालिका अगर कोई ऐसा आदेश देती है जो संविधान के खिलाफ जाता है, जो संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है, उसको सर्वोच्च न्यायपालिका क्या कर सकती है, सर्वोच्च न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। किसको, कार्यपालिका द्वारा दिया गया ऐसा कोई आदेश जो हमारी न्यायपालिका है वो ये समझे कि ये आदेश है ये संविधान के खिलाफ जा रहा है। यानी राष्ट्रपति द्वारा अगर कोई अध्यादेश लाया जाता है जो संविधान के खिलाफ जाता है तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है। नंबर एक। नंबर दो ये है इसमें कि हमारी जो व्यवस्थापिका है, हमारी व्यवस्थापिका अगर कोई कानून बनाती है, वो कानून भी अगर न्यायपालिका को लगता है कि संविधान के खिलाफ जा रहा है तो उसको भी क्या किया जा सकता है, अवैध घोषित किया जा सकता है। दो बात हो गई यहां पर। कार्यपालिका अगर कोई ऐसा आदेश दे जो हमारे संविधान के खिलाफ जाता हो तो उसको न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया ऐसा कोई कानून जो संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसको भी अवैध घोषित किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा। नागरिकों के मूल अधिकारों की जो रक्षा है उसकी जिम्मेदारी भी न्यायपालिका को दी गई है। तो न्यायपालिका है वो न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो अगले ही चैप्टर में हम मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर होगा उसमें विस्तारित रूप से ये बातें पढ़ने वाले हैं कि न्यायपालिका है वो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत पुनरावलोकन द्वारा यानी आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका कुछ आदेश जारी करती है, जिसमें से एग्जाम्पल में आपके दिया हुआ है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट। समझ में आ गई बात। इस तरीके के आदेश देके न्यायपालिका क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। तो यह आपका हुआ मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात, न्यायिक स्वतंत्रता की, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात। अब हम यहां पर एक बार पुनः इस पर चर्चा कर लेते हैं कि हमारे संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसका अधिकार राष्ट्रपति के पास है, उसको पद से हटाने का संसद को दिया गया है। यानी ये दोनों अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद कार्यपालिका अगर कोई ऐसा आदेश जारी करता है जो संविधान के खिलाफ जाता है तो उसको न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। संसद द्वारा बनाया गया कोई ऐसा कानून जो संविधान के खिलाफ जाता है उसको न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। मूल अधिकारों के हनन होने पर आर्टिकल 32 के तहत न्यायपालिका रिट जारी करते हुए हमारे मौलिक अधिकारों की क्या करती है, सुरक्षा करती है। ये हुआ स्वतंत्र न्यायपालिका का चैप्टर। अगली जो विशेषता है वो है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन
इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे यहां पर एक बात पूछूंगा कि न्यायिक पुनरावलोकन जो शब्द है, इसका भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? यह आपके लिए क्वेश्चन है सबसे पहले, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर है भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है। हाँ, आर्टिकल आपका 39 यानी 13 जो अनुच्छेद है, उसमें न्यायिक पुनरावलोकन का आधार जरूर है, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल कहीं पर किया नहीं गया। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखें आप। उसके बाद भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत व संसदीय संप्रभुता के मार्ग को अपनाया गया। हमारे जो संविधान में, यानी अगर हम बात करें कि देश की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, देश की सर्वोच्च संस्था आपका संविधान है। लेकिन संविधान ने सर्वोच्च किसको बनाया? संविधान ने सर्वोच्च बनाया है संसद को। साथ ही उसको नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया। अब बात यहां पर यह आएगी, प्रश्न यहां पर यह बनता है कि संसद को नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, उसको क्या अधिकार दिया गया? संसद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाता है? अभी अभी हमने स्वतंत्र न्यायपालिका के चैप्टर में क्या पढ़ा था? संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अगर संविधान के नियमों के अनुरूप नहीं है, अगर वो संविधान की जो व्यवस्था है उसका हनन करता है, तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है। यह संसद पर क्या हो गया? नियंत्रण बनाने का काम। उसके बाद पिछले चैप्टर में हमने क्या बात की थी? कार्यपालिका द्वारा दिया गया जो आदेश है उसको भी अवैध घोषित किया जा सकता है। तो संसद द्वारा बनाया गया कोई ऐसा कानून और कार्यपालिका द्वारा दिया गया ऐसा कोई आदेश जो संविधान के खिलाफ हो, उसको स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। यही हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसकी पुनरावलोकन की शक्ति है, यही उसके पुनरावलोकन का सिद्धांत है। तो दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी रट्टन विद्या लगाने की जरूरत नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका के चैप्टर में जो बात हम पढ़ के आए हैं वो ही सेम इधर है। संसद द्वारा बनाया गया कानून, कार्यपालिका द्वारा दिया गया आदेश, यानी कभी कभार राष्ट्रपति द्वारा लाया गया अध्यादेश है, वो भी हमारे संविधान के खिलाफ जा सकता है, तो उसको भी न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। और संसद द्वारा बनाए गए कानून को भी अगर संविधान के खिलाफ जाता है तो उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? ये जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को और कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश को संविधान के खिलाफ होने पर अवैध घोषित करना ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है न्यायपालिका की। चलो अगले चैप्टर की बात करें हम। अगला चैप्टर आपका है आपातकालीन उपबंध। दोस्तों, इसकी जो विस्तारित जानकारी है वो हम पढ़ेंगे हमारे राष्ट्रपति के बारे में जब हम चर्चा करेंगे उसमें, क्योंकि आपातकालीन उपबंध है वो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां हैं, यह आपको पता है। तो उस संकटकालीन शक्तियों में हम इसका विस्तारित रूप है वो पढ़ेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन व्यवस्था अगर हम देखें तो 3 अनुच्छेदों में हमें देखने को मिलेगी। यानी देश में संकट की स्थिति पैदा होने पर, देश में संकट की स्थिति पैदा होने पर उस संकट से बाहर निकलने के लिए, उस संकट से
उभरने के लिए, उस संकट का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए भारतीय संविधान में 3 प्रकार के उपबंध किए गए हैं भाग 18 में। सबको पता होगा, आपको 3 अनुच्छेद हैं, वो बहुत ही चर्चित अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। दोस्तों, इन अनुच्छेदों का प्रयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 का 3 परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, याद रखें, 3 परिस्थिति। अनुच्छेद 52 3 परिस्थितियों। 3 परिस्थिति कौन सी है? पहली आपकी बाहरी आक्रमण, सडनली हमारे देश पर किसी दूसरे देश के द्वारा आक्रमण कर देना। सशस्त्र विद्रोह है, देश की सेना देश की शासन व्यवस्था के विरुद्ध हो जाए और युद्ध की स्थिति पैदा होने पर। दोस्तों, मैं बता दूं, सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है, ये हमारे अनुच्छेद 352 में पहले शामिल नहीं था। आपको शायद याद होगा, 26 जून सन 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के नाम पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया था और देश में शायद 19 महीने तक यहां पर आपातकाल लगा के रखा था, जबकि आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग कहीं पर किया ही नहीं गया था। उसके बाद उस विवादित शब्द को हटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में और उसकी जगह जोड़ दिया गया सशस्त्र विद्रोह। उसके बाद ध्यान में रखना, अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 परिस्थिति, नंबर 1 बाहरी आक्रमण, नंबर 2 सशस्त्र विद्रोह और नंबर 3 युद्ध, ये 352 की है। 356 की अगर हम बात करें तो 356 का प्रयोग है, वो किसी राज्य की आंतरिक स्थिति विफल हो जाती है, यानी कोई राज्य सरकार है, वो संविधान के अनुरूप सरकार चलाने में अगर असफल हो जाती है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है, जब उस राज्य का राज्यपाल या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति को ये सूचना भेजी जाती है। और अनुच्छेद 360 जो वित्तीय संकट काल की परिस्थिति पैदा होने पर लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 है वो राज्य आपातकाल है और 360 है वो आपका वित्तीय आपातकाल है। यह आपके आपातकालीन उपबंध की बात हुई। अब हम बात करेंगे एकल नागरिकता की। पीछे हम इसकी बात कर चुके हैं। हमारा देश संघात्मक देश है, हमारे देश का संविधान एक संघात्मक संविधान है और संघात्मक संविधान होने के कारण देश के अंदर दोहरी नागरिकता होनी चाहिए थी। दोहरी नागरिकता का मतलब 2 प्रकार की नागरिकता प्रत्येक व्यक्ति के पास होनी चाहिए थी। कौन कौन सी? पहली नागरिकता संघ की नागरिकता और दूसरी नागरिकता राज्य की नागरिकता। परंतु हमारे देश के संविधान में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केवल इकहरी नागरिकता यानी एकल नागरिकता को ही महत्व दिया गया है, वो है संघ की नागरिकता। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब एक संघ की नागरिकता, एक राज्य की नागरिकता। जैसे एक हमारे पास भारत की और एक हमारे पास हमारे राज्य राजस्थान की, इस तरीके से दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन ये दोहरी नागरिकता संविधान निर्माताओं के अनुसार देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। इससे देश की एकता और अखंडता टूट सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने एकल नागरिकता अपनाई। और एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? एकल नागरिकता का मतलब है संघ राज्य की स्थापना करते हुए सभी देश के नागरिकों को एक ही नागरिकता प्रदान की जाएगी। उसके बाद हम चर्चा करते हैं
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। दोस्तों, पहले एक विशेषता के बारे में हमने पढ़ा था, वो थी आपकी नीति निर्देशक तत्व। मैंने उस समय आपको बताया कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। नीति निर्देशक तत्व भविष्य में बनने वाली सरकार के पथ प्रदर्शक का काम करने वाले वो कर्तव्य होते हैं जो हर सरकार को वो अपने कर्तव्य पूरे करने होते हैं, और उन्हीं कर्तव्यों को पूरा करके सरकार एक राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास करती है। तो लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श के रूप में हमने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया है। नीति निर्देशक तत्व उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माता है वो संविधान के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना को निश्चित कर रहे हैं, और इस हेतु केंद्र व राज्य सरकारें हैं वो नागरिकों को क्या करेंगी? पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगी। आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य। अब आप खुद देख लीजिए, हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को रहने के लिए घर दिए जाते हैं। वस्त्र का मतलब है, सीधी सी चीज है, ये पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये क्या है? ये हमारी बुनियादी आवश्यकता है, और इन बुनियादी आवश्यकताओं को हमें उपलब्ध करवाना हमारी केंद्र और राज्य सरकार की क्या है? जिम्मेदारी है। और यही वो हमारी बुनियादी आवश्यकता है जिनको पूरा करके केंद्र और राज्य सरकार है वो राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना भी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारी है, और यह भी उसकी जिम्मेदारी है कि जहां तक संभव हो सके वहां तक आर्थिक विषमता को दूर किया जाए, अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो कम किया जाए, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई गहरी हो चुकी है उसको भी कम किया जाए। यानी लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या करना होगा? लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सबसे पहले लोगों को उसकी बुनियादी आवश्यकता उपलब्ध करवाना, नंबर एक। नंबर दो, देश के सभी नागरिकों का जीवन जीने का स्तर ऊंचा उठाना, आधुनिक सुविधा देके। नंबर तीन, आर्थिक विषमता यानी अमीर गरीब के बीच की जो गहरी खाई है उसको कम करना। ये दो तीन बातें हैं जो एक राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। नंबर एक, बुनियादी आवश्यकता उपलब्ध करवाना जिसमें पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधा होती है। नंबर दो, नागरिकों का जीवन स्तर है यानी जीवन जीने का स्तर है उसको ऊपर उठाना। नंबर तीन, अमीर गरीब यानी आर्थिक विषमता दूर करके समानता को स्थापित करने का प्रयास करना। केंद्र व राज्य सरकारें संविधान में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, संविधान में दिए गए लक्ष्य क्या है? वो ही नीति निर्देशक तत्व है जिनको लगातार प्राप्त करने की हर सरकार प्रयास करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो नीति निर्देशक तत्व ही उन सरकारों के पथ प्रदर्शक का काम कर रहे हैं, उनको पूरा करना ही भविष्य में उसके लिए पुण्य आना बहुत जरूरी है, जिसके लिए नियोजन की पद्धति को हमारे देश में अपनाया गया। आगे हम बात करेंगे अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अब विशेष व्यवस्था क्या की गई है जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, आप अपने नोटबुक में नोट करते रहें। पॉइंट टू पॉइंट देखिए कि जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए संविधान में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। तो यहां पर मैं कुछ अनुच्छेद हैं उनकी चर्चा करूंगा, तो आप ध्यान देते रहें कि उन अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान किए गए। वो अनुच्छेदों में जो प्रावधान किए गए हैं वही प्रावधान पिछड़े वर्गों के कल्याण की व्यवस्था है, ये मान लीजिए आप। तो सबसे पहले बात करें हम अनुच्छेद 330।
अनुच्छेद 330 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का प्रावधान, यानी उनकी सीटें आरक्षित होंगी 330 में। पहले बता चुका हूं मैं 330, 31, 32, 33, 34। यहां पर आपको पिछड़े वर्गों की विशेष व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के सीटों के आरक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सीटों की आरक्षण की व्यवस्था। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति पिछड़ा वर्ग, तीनों वर्गों के अनुच्छेद 338, 338 ए, 338 बी में राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। तो हम बात कर लेते हैं 338 की। 338 में अनुसूचित जाति के लिए आयोग की व्यवस्था की गई है। 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था है और 338 बी में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग की व्यवस्था की गई है। यानी तीनों कैटेगरी की जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए यहां पर एक आयोग का गठन किया जा सकता है। तो आर्टिकल कितने हो गए अब? आर्टिकल हो गए आपके 330, 332, उसके बाद हो गया आपका 338, उसके बाद हो गया आपका 338 ए, उसके बाद हो गया आपका 338 बी। 338 में अनुसूचित जाति की समस्या समाधान के लिए आयोग, 338 ए में अनुसूचित जनजाति की समस्या के समाधान के लिए आयोग, 338 बी में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग की व्यवस्था। 330, 32, 38, 338, 338 ए, 338 बी। आगे जो बात करें ये पिछड़े वर्ग की व्यवस्था है ये। उसके बाद आगे हम बात करें, ये आपको पूरा मैंने बता दिया। ये व्यवस्था 25 जनवरी 1960 तक की गई थी। उसके बाद 70 किया, 80 किया, 90 किया। उसके बाद आपको पता है इसको लगभग 70 वर्ष तक कर दिया था। 25 जनवरी 2020 को इसका मतलब समय समाप्त हो गया था। आपको मैंने पीछे भी बताया गया कि भारत का संविधान संशोधन नंबर 104 जो यहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में और राज्य विधानसभा में जो सीटों के आरक्षण की जो समय सीमा है उसको बढ़ाने का काम करेगा, जो 25 जनवरी 2030 करेगा। ध्यान में रखना दोस्तों, संविधान में संशोधन नंबर 104 होगा वो। उसके बाद अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की कोई सीमा नहीं है। यानी यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो सीटें आरक्षित की गई हैं उसका समय है वो निर्धारित है। पहले 1960 किया, फिर 70 किया, फिर 80 किया, मतलब प्रत्येक संविधान संशोधन में 10 वर्ष कर उसको बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 25 जनवरी
2020 था उसको हम बढ़ा के 25 जनवरी 2030 कर देंगे। उसके बाद हम बात करें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण की, तो सरकारी सेवा का जो आरक्षण है उसमें कोई समय सीमा नहीं है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार की सेवा में ध्यान में रखें, सन 1993 में 27% आरक्षण दिया गया है। कितना आरक्षण दिया गया है? 27% आरक्षण दिया गया है। ये हमारे पिछड़ी जातियों की व्यवस्था है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 341-42 में, अनुच्छेद 341 में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति देश की पिछड़ी जो जातियां हैं उनके लिए विशेष कार्य कर सकते हैं। उसके बाद 342 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि संसद है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की कैटेगरी तय कर सकती है, यानी कौन सी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा जाए। तो ये हमारी संविधान की विशेषताओं का पार्ट नंबर 6 था। आज हमारी संविधान की विशेषता कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारा जो प्रयास है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो आप हमारे चैनल जीत सर पॉलिटिकल साइंस को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।